बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 6 हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है, जिसका है आज लेक्चर 4 में आज हम करेंगे इल्म व अदब की तरक्की के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तरक्की नहीं है। इल्म के बगैर, तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, मुल्क कुछ भी नहीं है। इल्म के बगैर हम कभी भी कहीं पर भी तरक्की नहीं कर सकते। तो सलातीन दिल्ली जो थे उनको भी इस चीज़ का एहसास था कि किसी भी कौम को इल्म व हिकमत के बगैर तरक्की नहीं हासिल हो सकती और ना ही वो कौम बाकी रह सकती है। तो इसी तरह जो तमाम सलातीन दिल्ली थे उन्होंने तालीम और तरक्की पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और उसकी जो है वो तरक्की और सरपरस्ती के लिए मौसर इक़दामात भी किए। तो इस मकसद के लिए हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जाते थे उस वक्त के लिहाज से जितने उनके पास होते थे। इसके अलावा तहकीकी तसनीफ़ और तारीख़ नवीसी की हौसला अफजाई की जाती थी। तो अगर हम उनकी तलीमी सूरत हाल का अंदाज़ा लें तो उनके पास जो दारुल हुकूमत दिल्ली था वहाँ पर 1000 दारुल उलूम मौजूद थे। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के अगर इर्द गिर्द की बात की जाए तो वहाँ मसाजिद और खानकाहों की तादाद 2000 थी। ज़ाहिर है क्योंकि उस वक्त वहाँ पर दो कौमें आबाद थी, मुसलमान और हिंदू। तो हिंदुओं की जो है वो खानकाहों वगैरह में चाहते थे और इसके अलावा भी उनके मज़हब के लिहाज से मुख्तलिफ इबादत खाने और भी मौजूद थे। तो हर मस्जिद और खानकाह के साथ एक मकतब ज़रूर हुआ करता था, यानी कि मुसलमानों के साथ उनकी किताबों का और हिंदुओं के साथ उनकी किताबों का एक मकतब मौजूद हुआ करता था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम और अढ़ाई दिल का झोंपड़ा बनाया गया, जिसके साथ दीन तालीम के लिए मदारिस भी कायम किए गए। उस वक्त अगर तालीम की कमी को महसूस किया जाता था तो आज के दौर में भी तालीम उतनी ही ज़रूरी है जितनी उस वक्त थी और तरक्की के लिए हमें जो है तालीम के साथ ही आगे हम बढ़ सकते हैं, इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दुआ करें आप लोग भी कि स्कूल हमारे ओपन हो ताकि हम लोग जो है अपनी तालीम को जारी रख सकें। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सल्तनत दिल्ली का निज़ाम हुकूमत, मरकज़ी निज़ाम हुकूमत। तो मुस्लिम फ़ातेह जब हिंदुस्तान आए तो एक तरक्की याफ्ता निज़ाम हुकूमत भी अपने साथ लाए थे। जैसा कि आप लोगों ने अभी इमारतों के बारे में पढ़ा था कि इमारतें जो है मुसलमानों के आने से उन्होंने तरक्की उसमें हासिल की थी। तो इसी तरह निज़ाम हुकूमत में भी मुसलमानों से ही उन्होंने तरक्की हासिल की। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लोदी और सैयद सलातीन ने जो है सब ने दिल्ली सुल्तानत को एक नहायत मौसर और जामे निज़ाम हुकूमत दिया और उन्हीं के खतूत पर फिर बाकी लोगों ने भी अमल करना शुरू किया और काम करना शुरू किया, तभी जो है वो लोग तरक्की कर सके। अब जो उस वक्त के जो सुल्तान थे, बादशाह थे, उन्होंने जो मामूली काम होते थे वो तो मुकामी लोगों को वो सौंप देते थे, लेकिन जो ख़ास काम होते थे जैसे फ़ौजी अमूर वगैरह या फिर अदालती अमूर वगैरह, इनका काम उस वक्त सुल्तान जो है अपने अख्तियार में रखता था। और अगर जो है कोई थोड़ा बहुत रद्द-बदल करता भी था तो लेकिन बुनियादी ढांचा उनका वही होता था जो शुरू के सलातीनों ने रखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बुनियादी ढांचा जो हुकूमत का रखा गया था वो ऐबक, अल्तमश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने कायम किया था। अगर हम उनकी हुकूमत की बात करें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी हुकूमत को डिवाइड किया हुआ था, तो उस वक्त जो सुल्तान होता था वो तमाम ओहदेदारों की तकर्री जो है वो खुद करता था। ठीक है। और तमाम ओहदेदार फिर उसके सामने जवाबदेह भी होते थे। इसी तरह किसी वज़ीर को तरक्की देनी होती या तनाज़ुली देनी होती वो भी वो खुद करता था। इसके साथ जो है इब्तदाई हुकूमत के 4 सतून के 4 महकमे हुआ करते थे, जिसमें सबसे पहले आ जाता था दीवान वज़ारत, महकमा मालियात और इसका सरबराह वज़ीर होता था। दीवान अर्ज़ ये वज़ारत जंग के लिए होती थी। दीवान अदल, अदल व इंसाफ़ के लिए महकमा कायम था, इसके तहत अदालती निज़ाम चलता था। और 4th नंबर पे हमारे पास दीवान रसालत, ये अमूर ख़ारजा का महकमा होता था। ठीक है। तो ये थे हमारे पास 2 टॉपिक, एक था इल्म की तरक्की, यही आप लोगों का एक सवाल भी है, सवाल का जवाब भी है, और दूसरा था हमारे पास सल्तनत दिल्ली का निज़ाम हुकूमत, ये आपके आखिरी सवाल का जवाब है। तो ये दोनों आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद भी करने हैं।